नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए साथ में देखते हैं वीडियो। देखिए, पाकिस्तान की एक जो सोच है और जो उसकी स्ट्रैटेजी है, वो शुरू से ये रही है कि मैं भारत को छोटे हमलों से यानी कि टेररिस्ट एक्शन से चोट पहुँचाऊँ, जिसको बोलते हैं ब्लीडिंग विद थाउज़ेंड कट्स। और जब भारत मेरे ऊपर हमला करने की बात करे या आगे बढ़ने की बात करे या मेरे को पनिश करने की बात करे, उस हालत में मैं ये बोलना शुरू कर दूँ कि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है और इसी न्यूक्लियर वेपन के चक्कर में अमेरिका या चीन जाके बीच में कुछ ना कुछ मध्यस्थता करे और मैं बच जाऊँगा। तो इसको एक तरीके से न्यूक्लियर ब्लैकमेल कहा जाएगा और इसको एक हाइब्रिड वॉर या प्रॉक्सी वॉर कहा जाएगा जो उनकी ज़हन में है। अब जब भी एक दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान में जो मिलिट्री है, वो चाहती है कि पूरा वर्चस्व उनके पास हो और पूरे लिवर ऑफ पावर उनके पास होने चाहिए। और उसके लिए 2 ही तरीके हैं कि एक तो इंडिया जो है उनके हिसाब से ये बताना है चाहिए ये बताना चाहते हैं वो अपनी पब्लिक को कि भैया इंडिया खतरा है मेरे लिए, पहले 2 टुकड़े कर दिए थे, अभी और भी कर सकते हैं। इसलिए और इस इंडिया से सिर्फ मैं ही आपको बचा सकता हूँ, इसलिए सारे लिवर ऑफ पावर मेरे पास होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरा उनका ये कहना होता है कि कश्मीर जो है, उनको ये लगता है कश्मीर एक रैलिंग पॉइंट है। जितनी बार हम कश्मीर की बात करेंगे तो पूरी जनता चाहे वो सब कुछ भूल जाएगी कि हमने कितनी जातियाँ की हैं जनता के ऊपर और वो एक साथ खड़ी हो जाएगी और पॉलिटिशियंस भी एक साथ खड़े हो जाएँगे क्योंकि पॉलिटिशियंस भी उसी पे अपनी इलेक्शन जीतते हैं। अब आती है इस बात पर, इस बार क्या हुआ? देखिए बलूचिस्तान में डीएलए उनको गिन-गिन के मार रही है पाकिस्तानी सोल्जर्स को। उन्होंने बहुत जातियाँ की हैं बलूचिस्तान पर। और उन जातियों का जवाब जो है वो बीएलए और जितनी भी बलूच ऑर्गनाइज़ेशंस है वो इस दे रही है साथ के साथ। उसी के साथ टीटीपी भी अभी उनके साथ मिल गया है और ये सारी ऑर्गनाइज़ेशंस एक साथ मिली हुई है, इंटेलिजेंस शेयर कर रही हैं, अपनी मदद भी कर रही हैं एक-दूसरे की। उसी मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून नाराज़ हैं, क्योंकि पाकिस्तान की ड्यूरेंट लाइन किसी को रास नहीं आ रही है, उन्होंने पश्तून को बीच में 2 हिस्सों में बाँट दिया है और वहाँ पर भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पाकिस्तानी आर्मी जा नहीं पाती है और टीटीपी का राज चल रहा है वहाँ पे। इन्होंने सोचा था कि तालिबान की मदद करेंगे, छुपाएँगे जब अफ़गानिस्तान की लड़ाई हो रही थी अमेरिका के खिलाफ तो उस टाइम में ये लोग हमारे एक तरीके से वेसल स्टेट बन जाएगा, जो ऐसा हुआ नहीं। और तालिबान जो है शुरू से ही ड्यूरेंट लाइन के खिलाफ है और वो बोलते हैं नहीं ये तो हमारा पश्तूनिस्तान जो है वो पश्तूनिस्तानी है और इसको आप बीच में नहीं बाँट सकते। तो वहाँ से इनको मार पड़ रही है। पीओके के जितने लोग हैं उनको ये लग रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के जो भारत की तरफ जो कश्मीर है, उसमें इतना डेवलपमेंट हो रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, इतना टूरिज़्म हो रहा है, इतने पैसे आ रहे हैं, पर कैपिटा इनकम भारत की एवरेज इनकम से ज़्यादा हो गई है। तो उस हालत में हम क्यों यहाँ फँसे हुए हैं और हमारी जान क्यों नहीं खा रखी है इन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री ने? तो वो भी बगावत पर उतर आए हैं। उसी मुताबिक सिंध में भी प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए जब उसको मार पड़नी शुरू हुई आसिफ मुनीर को, तब उसको ये लगा कि यार मैं अगर कुछ ऐसा कर दूँ और उसके बाद में ये हादसा हुआ ट्रेन का। तो जब ट्रेन का हादसा हुआ, तो उसके पास अपनी शक्ल दिखाने के लिए लोगों को ये कोई उसके पास वो नहीं बचा औचित्य नहीं बचा। तो उसको ये लग रहा था कि यार मैं कुछ ऐसा करूँ, सबसे पहले तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि ये तो हिंदुस्तान ने कराया। दूसरा कुछ ऐसा किया जाए कि ये सारी की सारी जो लोग मेरे सामने खड़े हो गए हैं और आर्मी के अंदर भी कुछ-कुछ लोग जो मेरे सामने खड़े हुए हैं क्योंकि मैं एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ, तो ज़ाहिर है कि एक चीफ एक्सटेंशन लेता है, तो अगले 6 कोर कमांडर साइडलाइन हो जाते हैं। तो वो सब के सब जो है वो मेरे साथ हो जाएँ। तब उसने पुराना आईएसआई चीफ रहा है वो आसिफ मुनीर, तो उसने क्या करा कि अपने टेररिस्ट भेजे। अब ये जो टेररिस्ट पहलगाम में आए हैं, ये सिर्फ टेररिस्ट नहीं है, इसमें एक पुराना फौजी भी है जो स्पेशल फोर्सेस का है और उसको कह तो रहे हैं ये कि जी उसने फौज छोड़ दी थी, हमें नहीं पता। लेकिन हम ऐसा माना जा रहा है, हो सकता है आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि उसको इन्होंने लोन दिया होगा एलईटी को, ताकि स्पेशल इक्विपमेंट जो इस्तेमाल इनफैक्ट किया जा सर आसिम राजा पाकिस्तान आर्मी के एक्स मेजर हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके लिखा है कि ये सारी पूरी स्क्रिप्ट आसिम मुनीर की लिखी हुई है। अब वो ज़िम्मेदारी लेने के बजाय भाग रहे हैं और बंकर में छुप गए जाके घरवालों को बाहर बिल्कुल, भेज के। बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला आपने। तो अभी क्या है कि क्योंकि ये जो अटैक हुआ है, इसमें आप देखिए कोई भी इन्होंने कम्युनिकेशन सिग्नल नहीं दिया। तो रेडियो सेट ये ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको जो टोटली एन्क्रिप्टेड है और जिसको इंडियन सिस्टम जो है वो पिकअप नहीं कर रहा है जिसकी आवाज़ को। तो इसलिए इतने दिन ये लोग रहे लेकिन इनका एक कम्युनिकेशन सिग्नल नहीं पकड़ पाए। दूसरी चीज़ क्या है कि पहले क्या होता था कि टेररिस्ट जो हैं वो छुपे होंगे, ओवरग्राउंड वर्कर्स उनकी मदद करेंगे। इन्होंने इस बार जो आए हैं ये इस तैयारी से आए हैं कि ये सेल्फ कंटेन्ड रह सकें कुछ समय के लिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं इन्होंने सोच समझ के तो उसको ये लगा आसिफ मुनीर को कि अगर मैं जाके इस इलाके में कुछ ऐसा करता हूँ और जैसे इतना बड़ा धमाका हो जाता है, तो क्या होगा और और उसको पता था कि ये टेररिस्ट अभी घुस चुके हैं क्योंकि जब उसने स्पीच दी और उस स्पीच में एक बहुत कभी भी आर्मी चीफ से सुनी नहीं हमने इतनी भयानक स्पीच। जब उसने एक हेट स्पीच दी
जिसमें बोला कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। वो बात दूसरी है कि हमारे पास ज़्यादा मुसलमान हैं पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन से और सारे के सारे बड़े अच्छे से तसल्ली से रह रहे हैं हिंदू मुसलमान एक साथ, वो उसकी बात है। और दूसरा उसने कहा कि कश्मीर, अब कश्मीर का जब उसने ये किया तो अब वही चीज़ जो उसने मुँह से बोला, वही इन टेररिस्ट ने ग्राउंड पर करा और उस समय उसको पता था कि ये टेररिस्ट घुस चुके हैं भारत में। तो ये सब सोची-समझी सारे तार एक साथ जुड़ रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी पता चल चुकी है और ये सब करने के बाद में उसको ये लगा कि 2 चीज़ें होंगी। साथ के साथ उन्होंने प्रोपेगेंडा भी शुरू करा। उनकी स्ट्रैटेजी के मुताबिक 3-4 प्रोपेगेंडा के उनके आइटम हैं। पहला आइटम ये है कि जी ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इलेक्शन वगैरह के चक्कर में इन्होंने करा दिया। दूसरा आइटम है कि ये जो वक्फ का डिसीजन आया तो उसके कारण लोग नाराज़ हैं। इसीलिए लोकल लोगों ने करा। तीसरा आइटम है कि ये हिंदुत्व का बहुत ज़्यादा बीजेपी हल्ला कर रही है इसलिए ये करा। ये सारे के सारे फेक जो इनके नैरेटिव्स हैं, जिसके लिए मैं अपने दर्शकों को भी बोलना चाहूँगा कि भई आप सावधान रहें, ये नैरेटिव ये लोग चलाते रहेंगे और ये नैरेटिव उन्होंने बनाए हैं। उनके प्लान के इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है। और एक इन्होंने करा कि भई ये जो हमला है ये हमें तो पता ही नहीं है इसके बारे में और डिनायबिलिटी जिसको बोलते हैं। तो उनको ये लगा था कि इस हमले से हिंदू-मुस्लिम का झगड़ा हो जाएगा। ये शायद ऐसा उनके हिसाब से उनको लगा कि ऐसा एनवायरनमेंट है कि झगड़ा हो जाएगा दोनों में, पहली बात। लेकिन सर उसमें उल्टा हो गया, हाँ, भारत पूरा एक हो हाँ, गया। मैं वही आ रहा हूँ उसी पे। तो दूसरा इनके दिमाग में क्या आया कि और दूसरा क्या है कि जो ये भारत बोलता रहता है कि इतने 2.1 करोड़ टूरिस्ट पिछले साल आए हैं, तो उस नाम को बर्बाद किया जाए कि कश्मीर नॉर्मल नहीं है, कि वहाँ पर टेरर हमले हो रहे हैं और टूरिस्टों को भगा दिया जाए। ये 2 एम थे उनके जो उन्होंने इसको कार्रवाई को करा। लेकिन जैसा कि आपने बोला और बिल्कुल सही आपने इंटरवीन किया कि एकदम उल्टा पड़ गया। सबसे बात ये है कि भारत एक साथ जुट गया है, इकट्ठा हो गया है, सारी पार्टियाँ, पॉलिटिकल पार्टीज़, सारे हिंदू, मुसलमान सब एक साथ एक जगह आ गए। दूसरी चीज़ जो कश्मीरियों से नफ़रत पैदा करी है इसने, क्योंकि ये जो कार्रवाई उसने करी, उसमें कश्मीरियों के पेट पर लात मारी गई। जो टूरिज्म आप अगर बंद कराते हैं, उसकी रोज़ी-रोटी छीनने की आप कोशिश कर रहे हैं और आप बोलते हैं जी मैं हिमायती हूँ कश्मीर का। पाकिस्तान बोलता है मैं हिमायती हूँ, वो बोलता है जी हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। अब कश्मीरी बोल रहे हैं क्या ये क्या बेकार के तुम हमारे बकवास कर रहे हो? तुम क्या हमारे साथ खड़े हो? तुमने तो हमारे पेट पे लात मार दी। अब अगर टूरिस्ट नहीं आएँगे तो आप क्या साथ में खड़े हो हमारे? तो अब क्या है कि इतनी नफ़रत उसने पैदा हो गई उसके दिमाग में, कश्मीरियों के दिमाग में भी और बाकी देश के दिमाग में भी कि आसिफ मुनीर से तो सारे के सारे कोई उसकी बात को सुनने वाला है नहीं और बहुत गुस्सा है उसके ऊपर। तो अब जो है ये उनके ऊपर उल्टा पड़ गया है और अब वो पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी जो दूसरी स्ट्रैटेजी है कि अभी बाकियों को बोलो जी मेरी मदद करो, अपने आप तो पहले बहादुर बनो क्योंकि जनता को कुछ तो दिखाना है। अभी वो बहादुर बन रहे हैं जी हम ये कर देते हैं, हमारे पास एटम बम है, हम खून की नदियां बहा देंगे। और जी सर, सबसे इंटरेस्टिंग चीज पाकिस्तान आपको बताता हूँ, जी भारत सर। के किसी भी लीडर ने अभी तक ये नहीं कहा है कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे, किसी ने नहीं कहा, कोई Absolutely. ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के सारे लीडर ये कह रहे हैं कि हमला होने वाला है, हमारे ऊपर भारत हमला करने वाला है और पूरी दुनिया को बता रहे हैं। तो ये जो है ये सिचुएशन इस समय है पाकिस्तान की। आप जी। बताइए। पाकिस्तान के एनवॉय जो है जो यूनाइटेड स्टेट वो डोनाल्ड ट्रंप से रिसेंटली मिले और उन्होंने कहा है कि भारत कभी भी हमारे पर हमला कर सकता है और आप थोड़ा-सा इसको डी-एस्केलेट करवाएँ और ये अगर भारत कोई भी इस तरह का कोई एक्शन लेता है, काइनेटिक एक्शन से मतलब है, तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम कोई इस तरह का हमला नहीं करेंगे, लेकिन हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। अब लगातार डोनाल्ड ट्रंप और यूनाइटेड स्टेट को तलब किया जा रहा है। इस सब के बीच में सर हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उनकी जो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं पेट हेगसेट उनसे भी बात हुई और साथ ही साथ उसके पहले हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी बात मार्को रूबियो से हुई थी। उसके बाद में राजनाथ सिंह जी और पेट हेगसेट की बात हुई। तो सर डी एस्केलेशन होगा, एस्केलेशन होगा और होगा तो सर कौन कितना सर्वाइव कर पाएगा? देखिए अगर जो भी हालात हैं उसमें पाकिस्तान के पास में सर्वाइव करने के लिए इकोनॉमी की पैसे नहीं है, लड़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं है और इसीलिए अभी वो भाग के सबको बोल रहे हैं जी आप किसी तरीके से भारत को थोड़ा सा डी एस्केलेट कराइए। लेकिन भारत इस बारे में अमेरिका की डी एस्केलेशन की कोई बात सुनने वाला नहीं। अगर अमेरिकी ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मार सकते हैं, अगर वो कासिम सुलेमानी को मार सकते हैं, तो कोई कारण नहीं बनता कि हम चुप रह जाएं। पहली बात, जवाब हमने देना ही देना है, तो इसमें हमारे दिमाग में कोई डाउट नहीं है। भारत की स्ट्रेटेजी अगर आप देखें और जो कुछ भी अभी तक हो रहा है उसको मैं एक तरीके से समझाना चाहूंगा आपके दर्शकों को। देखिए अभी तक क्या होता था कि टेररिस्ट जो हैं, टेररिस्ट को मार दो, कोई बच के नहीं जाना चाहिए, ये एक रिएक्शन है। लेकिन टेररिस्ट जो है वो तो प्यादे हैं और वो लो लेवल के ऑपरेटर हैं। आका जो है असली जो टारगेट है वो है पाकिस्तान मिलिट्री, क्योंकि वही टेररिज्म करवा रहे हैं और उनका आर्मी चीफ, मतलब कोई शक वाली बात नहीं है। तो अगर पाकिस्तान मिलिट्री और जो पाकिस्तान की लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप, वो हमारा केंद्र बिंदु होना चाहिए सारे ऑपरेशंस के लिए। पुराने ऑपरेशंस में क्या हुआ था, जब भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, उसके बाद बालाकोट किया, तो जितने देश के पावर के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें सिर्फ मिलिट्री का इस्तेमाल किया। इस बार
जितने भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर होते हैं उन सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। और उस सबका इस्तेमाल करने में आपने देखा कि एक तरीके से सोची समझी अगर आप स्ट्रेटेजी को मैं डिकोड कर पाऊं तो आप ये देखिए, उनका खैबर पख्तूनख्वा उनसे लड़ने को तैयार है, उनका बलूचिस्तान लिबरेट होने के लिए तैयार है, पीओके में हल्ला हो ही रहा है जो मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करा। एक प्रांत बचता है वो है पंजाब। मैक्सिमम लीडरशिप आती है पंजाब से, पाकिस्तान मिलिट्री की। मैक्सिमम जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं वो पंजाब में है और एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी इन्होंने काफी ली हुई है। तो अभी क्या हो रहा है कि हमें, अगर हमारा टारगेट पाकिस्तान मिलिट्री है, तो हमें यह यकीन करना है कि लोगों के बीच में और मिलिट्री के बीच में एक ऐसा डिवाइड हो कि लोग ये बोलें कि पाकिस्तान मिलिट्री की नॉनसेंस से हमारा पानी खाना सब बंद हो गया। तो इसीलिए आपने देखा हम इंडस वाटर ट्रीटी से को हमने हेल्ड इन अबेयंस यानी कि सस्पेंड कर दिया है। अब वो सर आवाजें आनी भी शुरू हो गई हैं। लोग कह रहे हैं कि इनको अलग करो, हमारा लेना देना नहीं है, इनकी करने की सजा इनको ही मिलनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, जैसे ही हमने ये किया, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो गया और उसी मुताबिक जितनी इन्वेस्टमेंट इनके एग्रीकल्चर सेक्टर में आती थी वो एग्रीकल्चर वो इन्वेस्टमेंट आदि होगी। उसी के साथ साथ अब बीज के पैसे कौन देगा, बीज कौन बोएगा, ये भी मुसीबत है। उसके बाद क्या है कि हमें ये यकीन करना है कि जो पंजाब की पॉपुलेशन है, किस तरीके से हम पंजाब को मिलिट्री के खिलाफ खड़ा कर सकें। तो पंजाब का जो कहानी है, अभी मेरी पाकिस्तानियों से भी ये गुजारिश है कि भैया देखो, आपकी मिलिट्री जो है निहत्थे लोगों को, टूरिस्ट को मार रही है, तो आप क्यों उनका साथ दे रहे हो इस मौके पे, और उसके कारण आपको दिक्कत हो रही है। अब आती है बात नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर की, वो है इकोनॉमी। पाकिस्तान को 2024 दिसंबर के आसपास इनके तकरीबन $16 बिलियन का इनके पास टोटल रिजर्व था। भारत का रिजर्व तकरीबन $680 बिलियन के करीब है। अब अगर उनके पास वो जो रिजर्व है उसको अगर हम गिने तो उनके पास पेट्रोल और खाने पीने का जो सामान अगर उन्हें आयात करना है 2 महीने का बनता है। अगर हम जिस हिसाब से मोबिलाइजेशन उन्होंने करी है, ये मोबिलाइजेशन ऐसे जारी रहती है तो वो 2 महीने का मतलब वो 1 महीने तक पहुंच जाएगा। और उनका पेट्रोल अगर इतना खर्च होता है, पेट्रोल ईंधन वगैरह वगैरह, तो एक सिचुएशन ऐसी आने वाली है, थोड़ी कुछ ही दिनों में आ जाएगी, जब ये होगा कि नॉर्मल आदमी को गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल नहीं मिलेगा, उसको फिर से घोड़ा गाड़ियों में आना पड़ेगा। तो वो सिचुएशन में आने पे ये सिचुएशन अगर जब आती है तो जाहिर है कि लोगों से तो हमें कोई परेशानी नहीं है। और जहां तक मेरा अपना मानना है कि भारत के लोगों को पाकिस्तान के लोगों से कोई तकलीफ नहीं है। सारी गड़बड़ कर रही है पाकिस्तान मिलिट्री। तो मिलिट्री के ऊपर नकेल उनके लोगों को भी कसनी चाहिए ना, क्योंकि जो गलत काम है वो गलत काम है, और लोग जिसके भी मरते हैं वो तो लोग ही मरते हैं ना एट द एंड ऑफ द डे। अब आप देखिए, यही मिलिट्री है, इनके सारे बच्चे, फैमिलीज, इन्होंने सबने घर खरीदे हुए अमेरिका में, पॉलिटिशियंस के सारे बच्चे और बाहर हैं, तो इनका तो कुछ जाना नहीं है। जो भी गड़बड़ होगी, जो परेशानी होगी, वो तो लोगों को भुगतनी है। तो लोगों को जो है वो ये समझना चाहिए कि भाई इस मिलिट्री को बैक करना हमारे लिए सही नहीं है, और ये मिलिट्री गलत काम कर रही है, और ये आवाज आनी चाहिए। ये आवाज पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर से भी आनी चाहिए कि यार यू मेक सम सेंस, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा कौन मानेगा। अभी आप देखिए, जितने लोग उनकी मदद करते थे पुराने जमाने में, 71 में अमेरिका जहाजी बेड़ा लेके आ गया था बे ऑफ बंगाल में हमें डराने के लिए। अब सवाल ही नहीं पैदा होता इस किस्म का कि कुछ हो। और हालांकि कोई नहीं चाहेगा कि 2 न्यूक्लियर देश आपस में भिड़ जाएं, इसलिए ये बातें तो उठेंगी, और देश के सारे जिम्मेदार जो देश हैं वो भारत को या पाकिस्तान को, दोनों को ये बोलना चाहेंगे कि भाई आप थोड़ा डीएस्केलेट कीजिए। लेकिन सवाल ये है कि जो जख्म हमने खाया है वो जख्म पूरा तो नहीं होगा ना जब तक हम उस कारण के ऊपर कुछ आघात ना करें। तो आघात किस तरीके से करना है, हमें एक डिवाइड क्रिएट करना है खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान मिलिट्री के बीच में, बलूचिस्तान और पाकिस्तान मिलिट्री के बीच में, लोग और मिलिट्री के बीच में। और सब जगह ये जब होगा, आवाज खड़ी होगी, जब पीओके में एक आवाज उभर के सामने आएगी, चाहे वो शेख मुजीबुर रहमान जैसी आवाज हो, कोई एक आवाज उभर के आएगी कि भाई हमें उस तरह डेवलप करना है जैसे आपके लाइन ऑफ कंट्रोल के उस साइड डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसके बाद में कुछ और विकल्प हमारे सामने निकल कर आएंगे। और दूसरी चीज क्या है कि ये इतनी जल्दी में है स्ट्रेटेजी। अभी एक सीआईए के मैं वक्तव्य देख रहा था, एक सीआईए के बड़े सीनियर अफसर हैं, उन्होंने दिया कि यार पाकिस्तान स्ट्रेटेजी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग ऑलवेज। वो हमेशा हारे हैं और वो हमेशा ऐसे काम कर जाते हैं जिन्होंने उन्हें खुद नहीं आइडिया होता। अब हमने किया, इंटर वाटर ट्रीटी हमने सस्पेंड करी, उसने बोला जी मैं सिविल एग्रीमेंट सस्पेंड करता हूँ। अरे भाई, हमारे लिए तो अच्छा हो गया यार, हमें तो जब अभी लाइन ऑफ कंट्रोल है नहीं, जिस दिन हमारे पास अभी जिस दिन हमारा एनवायरमेंट बनेगा, हमें लगेगा कि अब कर लेना चाहिए, तो हम पीओके में घुस जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज फिर उन्होंने बोला जी हम आपका मेरे को भी एक इंटरनेशनल डिबेट में अभी बातचीत चल रही थी, पाकिस्तान के बड़े सीनियर हैं, वो भी आप देखेंगे, अभी मिल जाएगी डिबेट आपको, तो उसमें वो मेरे को बताना चाह रहे थे कि वी आर एक्सरसाइजिंग इकोनॉमिक पेन ऑन इंडिया बिकॉज वी हैव क्लोज्ड द एयर स्पेस। मैंने कहा मैंने उनको बोला देखिए ये हंसने वाली बात है कि एक 9 बिलियन रिजर्व वाला देश 680 बिलियन वाले रिजर्व वाले देश को कह रहा है कि मैं आपके ऊपर एक इकोनॉमिक पेन लाऊंगा। मैंने क्या यार मजाक कर रहे हो। 10 से तो उनको तब से लेके जब से इंडिया ने एयर स्पेस बंद किया है, उनके हाँ। लेने देने भी हैं, उनको तो पहले ही पीआईए के पास तेल के पैसे नहीं होते थे। हाँ। अब इंडिया ने अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि हमने हिसाब लगाया है कि जो
हमारी एयरलाइंस तो कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ हमें करना क्या है, इसी को भी अगर मैं आपको विस्तार में समझाऊं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में 2 फ्लाइट हमने बंद करी, उनकी फ्लाइट इधर आ जाएंगी, बाकी फ्लाइट जो है हम गल्फ से और ईरान के ऊपर से ले जाएंगे। हमें तो हमारा तो इतना ही हुआ, उनकी तो गिनी चुनी फ्लाइटें हैं, हमारी इतनी 1000 फ्लाइटें जाती थी, उसका $3 लाख उनको मिलता था, क्योंकि जिसके ऊपर से आप फ्लाई करते हैं वो एयरलाइन उसको पैसे देती है। तो पाकिस्तान की इतनी इनकम थी, वो इनकम का भी सत्यानाश कर दिया, उनके वो भी लोग रो रहे हैं कि यार ये क्या मजाक कर दिया तुम लोगों ने। तो आप इस चीज में कि नहीं मैं बदला लूंगा, नहीं मैं भी कोई करूंगा, जो उसने कहा मैं भी कर दूंगा, तो वो उसके चक्कर में उनकी समझ में नहीं आ रहा है, वो खुद का अपना नुकसान करे जा रहे हैं, जिसे बोलते हैं ना पैर में कुल्हाड़ी में पैर मार रहे हैं, वो वाली बात है। तो ये इस तरीके से मुझे लगता है कि उनके रिएक्शंस आ रहे हैं। डर उनको यही है कि अब जो भी एक्शन होगा उससे पहले, क्योंकि देखिए इतना दम किसी में नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि न्यूक्लियर हथियार का वो इस्तेमाल कर सके, और ना ही उन्हें कोई करने देगा, कोई डाउट होना नहीं चाहिए किसी के दिमाग में। लेकिन वो कहना जरूर चाहेंगे, जोर जोर से बोलेंगे कि भाई किसी तरीके से भारत रुक जाए, ये सोच के यार मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है। हम तब नहीं रुके जब हम बालाकोट का टाइम आया। ये जो आप न्यूक्लियर हथियार की बात हम कर रहे हैं, जब भी पाकिस्तान की बात आती है, पाकिस्तान का बच्चा न्यूक्लियर हथियार की धमकी देता है, कहता है हम कोई ऐसे वैसे, हम तो न्यूक्लियर पावर है। जबकि भारत के भी पास है, अमेरिका के भी पास है, और भी कई ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर हथियार है, लेकिन कोई भी इस तरह से धमकी नहीं देता जिस तरह से पाकिस्तान देता है न्यूक्लियर हथियार चलाने की धमकी। एक और बात सर मैं आपसे यहाँ से पूछना चाहूंगी, आपने कहा कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान इज द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। क्या सर डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ पाकिस्तान इज शुड आल्सो बी ऑन द एजेंडा अभी, क्योंकि पाकिस्तान काफी खतरनाक हो रहा है? आपकी बात सही है, हमें एक कंसेंसस वर्ल्ड में बनाना चाहिए कि भाई डीन्यूक्लियराइजेशन भी होना चाहिए। कारण क्या है कि पाकिस्तान इज बिकमिंग अ टेररिस्ट स्टेट, एंड जितने भी वर्ल्ड में ज्यादा से ज्यादा टेररिस्ट एंटिटी का मतलब है जो यूएन नाम दे देता है कि भाई ये संगठन टेररिस्ट है या ये आदमी टेररिस्ट है, ग्लोबल टेररिस्ट है, मैक्सिमम पाकिस्तान में। ग्लोबल टेरर इंडेक्स में पाकिस्तान नंबर 2 पे पहुंच गया। तो अब हमें ये बताना चाहिए कि ऐसे कंट्री में न्यूक्लियर हथियार जो है वो खतरनाक है, तो उसके ऊपर कुछ सेफगार्ड होने चाहिए। अब उसको जो उसके पास न्यूक्लियर वेपन आ गया, चाहे किसी कारण से भी आ गया, अब उसको किसी ने भी दिया, किसी महाशक्ति ने तो मदद करी उसकी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नाम लेना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इस चीज की कोई प्रूफ नहीं, लेकिन मदद तो हुई होगी क्योंकि उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है नहीं कि वो न्यूक्लियर बम बना लेते। वो बात दूसरी है कि AQ खान कुछ डिजाइन चोरी करके ले आया था, लेकिन उससे भी बनता नहीं है न्यूक्लियर, उसमें काफी काम लगता है। तो अभी क्या है कि डीन्यूक्लियराइजेशन से ज्यादा आसान है, डीन्यूक्लियराइजेशन तो मुश्किल है क्योंकि लोग नहीं मानेंगे, ना ही पाकिस्तान देगा उसको न्यूक्लियर हथियारों को। लेकिन न्यूक्लियर कंट्रोल कुछ इस तरीके से हो सकते हैं, क्योंकि जिस किसी ने भी उनको दिया होगा, तो इससे पहले कि न्यूक्लियर वेपन किसी टेररिस्ट के हाथ में पड़े, एक कुछ ऐसी स्टेज आ जानी चाहिए कि उनकी टेक्नोलॉजी के तौर पे उनको न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने को पर ही एक तरीके से रोक हो जाए। और ऐसा हो सकता है, तरीके हैं, टेक्नोलॉजी के तरीके हैं, मैं ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना चाहूंगा इसको, क्योंकि ये चीजें जो हैं ये ऑनगोइंग है, और इसके ऊपर जो है कई सारे वक्तव्य हैं इसके ऊपर, तो इसको मैं और ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। बल्कि लेकिन ये बात सही है कि एक न्यूक्लियर अनस्टेबल पाकिस्तान जिसमें टेररिस्ट की बौछार लगी हुई है, और टेररिस्ट, और जिनका खुद डिफेंस मिनिस्टर बोलता है कि हम 30 साल से टेररिज्म पाल रहे हैं, अमेरिका के लिए पाल रहे हैं, नाम जिसका मर्जी ले लो। उसके बाद उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला था, नवाज शरीफ ने, जब वो कभी प्राइम मिनिस्टर थे, दैट टेररिज्म वाज प्लांटेड इन माय कंट्री एंड आई एम सफरिंग फ्रॉम इट। सिमिलरली इन्होंने भी बोला था, ये क्या नाम, परवेज मुशर्रफ ने बोला था कि टेररिस्ट आर आवर स्ट्रेटेजिक एसेट्स। तो ये सबको, पूरे वर्ल्ड में सबको पता है कि है तो ये टेररिस्ट स्टेट, और सबको चिंता भी इसी चीज की है। मुझे नहीं लगता है किसी को पाकिस्तान की खास चिंता है, और बस उनको सबको यही चिंता है कि यार मिलिट्री इतनी कमजोर ना कर दें हिंदुस्तान कि इनके हथियार जो है वो टेररिस्ट के हाथ में चले जाए। तो सबके ये कंसर्न है, और उनको भी, और मिलिट्री भी यही बोलती है कि भाई मैं कस्टोडियन हूं पाकिस्तान, और इस्लामिक कंट्रीज में, OIC में, जिसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज कहते हैं, उसमें अकेला एक पाकिस्तानी है जिसके पास न्यूक्लियर बम है। तो वो अपना औचित्य, पाकिस्तान मिलिट्री अपना औचित्य, अपना प्रभाव उसी न्यूक्लियर बम के ऊपर करते हैं, और उसी के ऊपर सारे उछल रहे हैं। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि इतनी हिम्मत आसिफ मुनीर में नहीं है कि वो न्यूक्लियर बम के बारे में सोचे। दूसरी चीज, इसी डिबेट में भी मैंने उनको बताया था, देखिए आज से कुछ समय पहले तक हम ये सोचते थे कि ठीक है यार ये न्यूक्लियर बम नहीं होगा, हम इतना कोई खास ध्यान नहीं दे रहे थे, और उस टाइम तक पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन हमसे ज्यादा थे। पिछले 6-7 साल में हमने उनसे कहीं ज्यादा न्यूक्लियर वेपन बना दिए। तो अभी न्यूक्लियर वेपन भी हमारे पास ज्यादा हैं, और जो उनको इस्तेमाल करने के ऑप्शंस हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं। और कारगिल के टाइम में इन्होंने ऐसी धमकी दी थी, और प्रधानमंत्री वाजपेयी ने बोला था कि भैया, जब एक नेगोशिएशन हुई थी आपस में, बीच में जब किसी मेडिएटर ने उनको इस किस्म से बातचीत करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है पाकिस्तान को बोलो भैया, तुम्हें अगर न्यूक्लियर बम भी छोड़ना है तो छोड़ दो, मेरे तो 20-30% ही हिंदुस्तान बर्बाद होगा, लेकिन पाकिस्तान जो है वो 100% कल अगले दिन पाकिस्तान नहीं होगा, सुबह का सूरज पाकिस्तान नहीं देख पाएगा।
और उसके बाद में उनको बोला गया कि भैया तुम एकदम नीचे उतर के वापस आ जाओ, अभी कोई फालतू बकवास नहीं होगी, और उसके बाद में ये लड़ाई खत्म हुई। तो जब वो इस स्टेज पर पहुंचे थे, उस समय 2 टूक उनको बता दिया गया था कि एनफ इज एनफ, अभी नाउ यू बैक ऑफ। तो अब आसिफ मुनीर जिस दिन ज्यादा हल्ला करेंगे, उनको ये जो फटकार है, ये चीन भी लगाएगा और अमेरिका भी लगाएगा, क्योंकि और दोनों से ये लोग डरते हैं, पाकिस्तान मिलिट्री क्यों डरते हैं दोनों से? हालांकि अभी चीन का प्रभाव ज्यादा है, क्योंकि चीन एक बड़े उनकी अब्बू मदद एक छोटे अब्बू है इसलिए डरते हैं सर। है। एक बड़े अब्बू एक छोटे अब्बू है इसलिए हाँ डरते हैं। हाँ हाँ। तो सी चीन से तो ये है कि भाई चीन से पैसे मिल रहे हैं, चीन से इन्वेस्टमेंट है, चीन उनकी मदद करता रहता है, और जो जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है चीन के लिए, उनको चीन को चाहिए वो लोकेशन, इसलिए वो जो है उनकी मदद करेंगे, उनको ऐसा उनको और उनकी इंफॉर्मेशन, एमुनिशन, वेपन, चीन ने भी अपने वेपन भेजते हैं, कोई और तो खरीदता नहीं है, पाकिस्तान को जबरदस्ती भेज देते हैं। तो चीन की भी पॉलिसी है कि जितने कंट्री कर्ज में है उनको सबको अपने वेपन पकड़ा दो और कर्ज और बढ़ा दो, तो वो उसमें पाकिस्तान डूबा हुआ है, 80% उनका जो अभी सामान है वो वहां से आ रहा है। अमेरिका ने भी इनको F-16 दिए थे किसी जमाने में, मैंने पूछा था उस समय जो एम्बेसडर थे, 1 टू 1 पूछा था मैंने उनसे कि भाई आपने उनको क्यों दिए? वो बोलते हैं भाई उस समय उन्होंने मुझे ये बताया था कि भाई ये हमारे बिहाफ पे इन्होंने ये लड़ाई लड़ रहे हैं अफगानिस्तान में, अब हमें इनकी मदद करनी पड़ेगी। तो इनका ये कहना है कि देखिए मैं डरता हूँ भारत से कि मैं अगर आपको पूरा अपना जोर लगा के मैं वेस्टर्न बॉर्डर में चला गया तो इंडिया जो है वो पीओके लेके चला जाएगा, तो इसके लिए हमने इनको दे दिया F-16 की डोंट वरी, वो इंडिया को वो नहीं होगा, हम उसको कंट्रोल करेंगे। तो ये उस समय अमेरिका की स्ट्रेटेजी थी, लेकिन अब कहानी बदल गई है, काफी हद तक बदल गई है। तो कोई भी उनको ना उनको न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने देगा, और तो भारत को डराने का कोई मतलब ही नहीं है कि, और ये बताने के लिए कि जी मैं न्यूक्लियर अब करेगा भी तो ठीक है यार, हम तो तैयार है ना, हम तो बोल ही रहे हैं, उसी मुताबिक वो बोल रहे हैं कि जी पानी रोका तो खून की नदियां बह जाएंगी, या हम लड़ाई कर देंगे, इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। हम तो साफ साफ बोल रहे हैं यार, तो ठीक है, यू प्लीज डिक्लेयर वॉर एंड यू प्लीज स्टार्ट फाइटिंग विद अस। हम तो बोल ही रहे हैं, हमने तो नहीं बोला कि हम लड़ रहे हैं, हमने ये भी नहीं बोला हम हमला कर रहे हैं, अब तुम ही लगे हुए हो तो करो यार, हम तो नहीं बोल रहे कि आप, और भारत तैयार है, आप आप झूठ बोलते हो, हम तैयार हैं। जी, उनके मंत्री से लेके जनता तक हर कोई बोल रहा है कि भारत अगले 24 से 36 घंटों में हमला कर देगा, और शायद 36 से क्या 42 घंटे 48 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह का एक नैरेटिव बना दिया गया कि भारत बड़ा कुछ करने वाला है, उनके सारे एनवॉय यहाँ-वहाँ सब दौड़े हुए हैं कि भारत को समझाइए और इस मामले को ज़्यादा ना बढ़ाइए। अब देखते हैं कि भारत में जो एक आक्रोश है, जो माँग है पाकिस्तान के खिलाफ, एक बड़ी कार्रवाई कार्रवाई इन द सेंस काइनेटिक एक्शन को लेकर जो माँग है, वो क्या कैसे होगी, वो आने वाला वक़्त बताएगा। सर बहुत-बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत।